हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर क्लास 12 का पढ़ा है। 2024 और 25 के हिसाब से इस बार एनसीईआरटी में जो चीज़ें प्रिंट हो रखी है वो तो आती ही आती पेपर के अंदर है, बट बहुत सारे ऐसे सिलेबस होते हैं जो एनसीईआरटी बाहर से इंक्लूड करती है, विच इज़ नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी, पर फिर भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है और उन्हें एक्स्ट्रा कंटेंट क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलता है, इसलिए वो ई पाठशाला के ऊपर आते हैं। और ई पाठशाला के ऊपर जो एक्स्ट्रा टॉपिक हर चैप्टर में अपलोड हुए पड़े हैं, जो सीबीएसई ने बोला है कि भाई हम ये एग्ज़ाम के अंदर देंगे, तो हम उसको भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो भी नया सिलेबस ऐड हुआ है, न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, जिस भी चैप्टर में ऐड हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का टॉपिक के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल। तो आपको क्या समझना है इसके अंदर, मैं आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि बेसिकली आपको फोकस किन चीज़ों के ऊपर करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल आज़ादी के अंदर किस प्रकार का था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर आने वाला है। आपको जितने भी चैप्टर के नोट चाहिए 11-12 क्लास के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप सभी हमारे ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आपको सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा, इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं। इनके नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेशे से एक वकील थे और काफ़ी गरीबी में इनका जीवन बीता। लोग आज भी डिबेट करते हैं कि शायद से नेहरू जी नहीं होते तो देश के पीएम जो थे वो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, लेकिन 1948 के अंदर तो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो बन भी नहीं सकते थे क्योंकि 1950 में तो इलेक्शन हुआ है, 51 में इलेक्शन हुआ है, तो वो कहाँ से होते। लेकिन हाल फिलहाल कह सकते हैं बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। इवन नेहरू जी की जगह गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को ही पसंद करते थे, एज अ काबिलियत के हिसाब से बोल लो या एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल लो। लेकिन अब कारणवश क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो तो हमें हिस्ट्री में अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हमें जानना क्या है इसके अंदर, हमें जानना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी राजनीति में किस तरीके से एंट्री होती है। लोग इन्हें सरदार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल है। तो उनकी लाइफ के अंदर अगर आप देखो तो गांधी जी 1915 के अंदर भारत में आए थे, ऑल वी नो दैट। अगर आपको याद होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं हमसे, तो हिस्ट्री में हमने इस कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि इंडिया के अंदर गांधी जी आते हैं 1915 में। कब आते हैं? 1915 में भारत में गांधी जी की एंट्री होती है और उसके बाद गांधी जी देश में आंधी चलाना चालू करते हैं और यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह भी होता है। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर अगर आप देखो, ये मूवमेंट उस समय खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसका मेन मकसद ये था कि they were unable to pay high taxes levied by the British due to crop failure and epidemic of plague। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल का रोल था। खेड़ा मूवमेंट के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना रोल ये देखा कि भैया किसान जो है वो हैवी टैक्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि क्रॉप फेलियर हो चुका है, और वो टैक्स किस प्रकार से देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह के अंदर इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद एक आता है बरदौली सत्याग्रह 1928 के अंदर। आपको लगता होगा कि इस समय गांधी जी नहीं थे, असल में गांधी जी रिसेंटली जेल से बाहर आए थे और उस समय पॉलिटिकल एक्टिव ना होने की वजह से बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ लिया और उनको कहा कि आप वहाँ पे जाके सत्याग्रह चलाइए। तो बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन जनवरी 1928 आफ्टर द लैंड रेवेन्यू इन द बरदौली तालुका वाज इंक्रीज बाय 30%। उस समय जो रैयत वाली सेटलमेंट था वो 30% बढ़ा दिया गया 100% से, तो 130% हो गया। इस बिहार पे फरवरी 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे पहुंचते हैं, बरदौली के अंदर एक सत्याग्रह करते हैं जहां पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिलता है एज अ वुमेन के द्वारा। कोई वुमेन उनको देती है क्योंकि 30% जब कोई भी किसान के घर पे कोई अंग्रेज पैसा वसूल करने आता था तो वो पूरी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको वहाँ से उनके घरों से उठवा लिया करते थे। और ऐसे में जब अंग्रेज ऑफिसर वहाँ पे जाता था तो वो टैक्स वसूल नहीं कर पाता था। ऐसा उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक किया, जिसकी वजह से हार मानने की वजह से अंग्रेज टैक्स नहीं ले पाए और इसी वजह से इस काबिलियत को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक वुमेन ने सरदार इन द सेंस सिख वाला नहीं,
सरदार इन द सेंस हेड वाला, कि यार इतने सारे लोगों के बीच में तुम एक सरदार के रूप में हो जो जनता को साथ लेके जोड़ के चल सकता है। देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। इन्होंने उस समय पे भारत की एकता और अखंडता को चुनौती समझा था, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पूरी तरीके से अंग्रेजों ने 3 पॉलिसी दी थी कि आप भारत में जाओ, पाकिस्तान में जाओ या खुद का स्वतंत्र देश बनाओ। किनको कहा था? 565 रियासतों को कहा था। तो 565 रियासतों को एक करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया, इसलिए इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की संख्या दी गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिनके भी साथ ही विलय संधि पत्र करवाते थे उनसे साइन करवा लिया करते थे, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, विलय संधि पत्र बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखो भारत की एकता और अखंडता को लेकर, इट वॉज नॉट द फेवर ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। वो भारत की एकता और अखंडता को लेकर बिल्कुल भी किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। कारण क्या था? मान लो कि अगर एक छोटा सा राज्य, ये मान लेते हैं ये वाला पार्ट, अगर ये आज़ाद है और पूरा भारत एक तरफ है और इतना सा पार्ट आज़ाद है, तो सोचिए कितना ज़्यादा बुरा लगता कि आपको यहाँ से आने के लिए फिर यहाँ से आना पड़ता। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भैया मैं किसी भी शर्त पे नहीं चाहूँगा कि भारत के 2 टुकड़े हो या भारत के टुकड़े टुकड़े हो। इसीलिए 1947 तक तो उन्होंने भारत को जोड़ दिया था। कुछ राज्य थे, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, या आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा कि जूनागढ़ के हैदराबाद के बारे में, मणिपुर के बारे में तो बताया गया है, जम्मू कश्मीर और आपके जूनागढ़ के बारे में एनसीईआरटी में नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने 565 रियासतों को काफी हद तक जोड़ दिया था। ये 4 नहीं जोड़ पाए थे, कारणवश 1948 में वो मर गए थे। अब आपको हैदराबाद की स्टोरी पता होगी, नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करिएगा। उसके बाद हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ, मणिपुर के साथ इन लोगों ने ऐसा ही करा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का ओपिनियन पूरी तरीके से कश्मीर को लेके अलग था। वो चाहते थे तो वहाँ पे भी मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं करा। यहाँ पे उनकी लाइफ का ब्लंडर मिस्टेक यही कहा जा सकता है, हिस्टोरियल मिस्टेक, कि वो कश्मीर को एक नहीं कर पाए। तो उसका तो कारण है ही। लेकिन तो अगर वल्लभ भाई पटेल की लाइफ में अगर बहुत सारी अचीवमेंट देखें तो वो अनगिनत हो सकती है। अपनी लाइफ में मरते दम तक इन्होंने देश के लिए काम करा, जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। इसलिए इन्हें इंडिया का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी इन्होंने भारत को जोड़ने की बात करी, कोई भी इंसान नहीं करता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी राष्ट्रवादी यथार्थवादी सोच के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने दे दिया। और भारत को जो नक्शा आज हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरीके से जो देन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। आज पूरा भारत अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखता है तो उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन की वजह से, जिनमें से एक कंट्रीब्यूशन प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ करना और साथ में बहुत सारे आंदोलनों में लोगों की मदद करना। किसान नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, गरीबी समझते थे, गरीब के लोगों की पूरी तरीके से हमदर्दी जो थी इनके दिल में वो कभी भी खत्म ना होने वाली थी। लेकिन ऑफ कोर्स गौतम बुद्ध का कहना है कि जो इंसान इस धरती पे आया है वो जाएगा, और ये लोग गिनती के होते हैं और आने वाले कई हजारों सालों तक अपने कर्मों की वजह से जाने जाते हैं। और आज इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दुनिया के अंदर एक ऐसे शख्सियत है जिनको कोई भी नहीं भूल सकता है। सो दोस्तों, इस ई पाठशाला की सीरीज में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारा हाथ जोड़कर नमन है। ऐसे महान पुरुष भारत में पैदा होते रहे जो देश के बारे में सोचे और देश के हित के बारे में सोचे। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं और इस ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।